अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है, लेकिन इमरान खान फरमाते हैं कि मुल्क में महंगाई की जो लहर है वो आर्जी है। डॉलर 172 रुपए का हो गया है, स्टॉक मार्केट में मंदी, उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं ये सब कुछ आर्जी है। 3 साल में महंगाई में 500 गुना इजाफा हुआ है, उसके बावजूद भी आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी महंगाई की जो लहर है वो आर्जी है। इससे पहले वो कहते रहे हैं हुकूमत में आने से पहले कि 1 रुपया डॉलर अगर महंगा हो जाए तो समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है। इसी तरह उन्होंने बिजली के बारे में भी कहा, आटा चीनी दाल के बारे में भी कहा कि ये सब महंगी इसलिए होती हैं कि सबसे ऊपर बैठा हुआ शख्स जो है वो करप्ट होता है, इसलिए तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। अब इमरान खान साहब के इन स्टेटमेंट को अगर सामने रखें तो फिर बहुत कुछ कहा जा सकता है मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सनअतकारी के बगैर मुल्क में दौलत नहीं आ सकती। ज़ाहिर सनतों में इजाफा होगा, सनतें लगेंगी तो यकीनन दौलत भी आएगी। और उन्होंने ख़ासतौर पर नून लीग को तनकीद का जो निशाना बनाया है उस पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहसन इकबाल साहब ने जवाबी, जिसमें इमरान खान साहब ने पहले तो कहा था कि जी नून लीग के दौर में जो सड़कें हैं वो महंगी बनाई गई, फी किलोमीटर 20 करोड़ रुपए बनाए गए हैं इसमें, और उसका आज जवाब दिया है एहसन इकबाल साहब ने। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीटीआई के हलकों में खामोशी हो गई है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जी नून लीग के दौर में जो मोटरवेज बनाई गई थी वो सीपैक के तहत चीनी कंपनियों ने बनाई थी या फिर FWO ने बनाई थी। अब इल्ज़ाम किस पर जाएगा? नून लीग की हुकूमत पर जाता है या चाइना की हुकूमत पर जाएगा या FWO पर? इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खामोशी है और इस पर वो जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे नहीं जी, इसके बावजूद भी बाकी जो काम किए उसमें भी करप्शन हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये सड़कों के हवाले से जहां बात की, उन्होंने तहकीकात का भी कह दिया FIO को कि FIO तहकीकात करेगी कि नून लीग ने जो सड़कें महंगी बनाई थी उसमें कितना घपला हुआ था। FIO को हिदायत कर दी है उन्होंने कि जी वो तहकीकात करें। जबकि एहसन इकबाल साहब नून लीग के मरकजी रहनुमा है, उन्होंने कहा कि हमारे मनसूबों को मुतनाज़ा बनाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। अब मसला यह है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, डॉलर मजीद ऊपर चला गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी डॉलर 172 रुपए का नहीं हुआ जो मौजूदा दौर में हो चुका है। नून लीग के दौर के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि जी डॉलर 105 रुपए था और उसके बाद निगरान सेटअप तक 125 रुपए तक डॉलर चला गया था, लेकिन इस वक्त 172 रुपए का डॉलर हो गया है, जिससे महंगाई का जिन में बार बार कह रहा हूँ जी बेकाबू हो चुका है। इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये महंगाई होती क्यों है। क्योंकि अगर खान साहब की बात मान ली जाए जो गुज़िश्ता अदवार में वो कहते रहे हैं तो फिर तो बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो जाएगी कि इमरान खान साहब के बयान को अगर सामने रखें। इस वक्त क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? क्यों आटा चीनी दाल दवाएं डॉलर पेट्रोल बिजली गैस पानी हर चीज़ क्यों महंगी हो गई है? क्योंकि 3 साल में तमाम मलबा जो है, आप कोरोना पर तो नहीं डाल सकते कि पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई है, तो पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। ये बिल्कुल बात तो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन किसी हद तक दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पर सच ये नहीं है। क्योंकि आप हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं कि जी जहाँ पर पेट्रोल जो है 205 रुपये फी लीटर है, लेकिन वहाँ पर फीकस सालाना आमदनी नहीं बताते आपके लोगों की क्या है। वहाँ 3.5 लाख रुपये फीकस सालाना आमदनी है और पाकिस्तान में 1,85,000 रुपये फीकस सालाना आमदनी है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए अगर वहाँ 205 रुपये है भी तो उन्हें कितना फ़र्क पड़ता होगा। और हमसे बेहतर है, उनका रुपया मजबूत है, हमारा रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट का शिकार है हमारा रुपया, इसीलिए ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन नैब है जिनके तकर्रुर के हवाले से भी, जिनकी तोसी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उनका बयान भी आज सामने है हमारे कि जी बदनवानी से अरबों रुपए लूटने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और इस हुकूमत में 3 साल हो गए और मुसलसल हम सुनते आ रहे हैं किसी सूरत उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जिन लोगों पर हाथ डाला गया वो जमानतों पर बाहर आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपने केस ही बहुत बूदे बनाए हैं, आपके पास शवाहिद मौजूद नहीं है। करप्शन से तरक्की में रुकावटें होती हैं, मुस्तहक अफराद हुकूक से महरूम हो जाते हैं। चेयरमैन ने कहा तो बिल्कुल ठीक है उन्होंने कि जी करप्शन होगी फिर ज़ाहिर तरक्की नहीं हो सकती, तरक्की में रुकावट ही करप्शन है। और करप्शन इसका मतलब है कि अगर इस दौर पे हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-3.25 साल के इस दौर में अगर तरक्की नहीं हो रही तो रुकावट फिर क्या है? रुकावट यकीनन फिर करप्शन ही है। इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिनका ताल्लुक है जिन वज़ीरों का मुशीरों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर भी नैब के केसेस ज़रूर हैं, लेकिन अब सुनवाई नहीं हो रही और वो केसेस जो हैं बंद पड़े हैं, चल नहीं रहे। बाकी ये है कि अपोजिशन पर जितने भी केसेस हैं उनकी समाअत भी होती है। वो आसिफ अली जरदारी साहब पर हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर हों, हमजा पर हों, या मरियम नवाज साहिबा पर हों, या खुर्शीद शाह साहब भी जेल में मौजूद हैं।
इस पर हम बात कर रहे हैं जी। हम सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी हैं, माहिर माशी अमूर हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखते भी हैं। इसके अलावा पीटीआई और नून लीग के लोगों को भी शामिल करेंगे और वही मसला उनके सामने भी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फारूक डाडी साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अली सरवर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक डाडी साहब क्या कहेंगे इस पर आप कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुल्क में जो महंगाई की इस वक्त लहर है वो आर्जी है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि डॉलर 172 रुपए का हो गया और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 172 रुपए तक डॉलर गया हो। और सर सिर्फ डॉलर क्या, बिजली, गैस, आटा, चीनी, दाल, तमाम चीज़ें ही महंगी हो गई हैं। और इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, तो 1 रुपया भी डॉलर अगर महंगा होता है तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर है। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, इस वक्त ये जो क्राइसिस है ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है और ये सारे क्राइसिस सारी दुनिया में चल रहे हैं। इस वक्त अगर आप चाइना में देखें तो वहां पे लोड शेडिंग हो रही है। आप अगर इंग्लैंड में, यूके में देखें तो वहां पे क्राइसिस चल रहा है। तो पूरी दुनिया में ये क्राइसिस चल रहा है और यहाँ पे यकीनन कि डॉलर बहुत तेजी से हमारा बढ़ा। इसकी चंद वजूहत है कि एक तो ये है कि हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है ना वो खुल गई है। आपको पता है अगर कोई अमेरिका जा रहा है पूरी फ्लाइटें भर के जा रही है, कम से कम 5 से 10 हजार डॉलर फी बंदा फी ट्रैवलर लेके जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख लोग दुबई जा चुके हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि आपके अफगानिस्तान के अंदर हमारे डॉलर तकरीबन 7 से 8 मिलियन रोजाना जा रहे हैं क्योंकि वहां पे इस वक्त डॉलर है नहीं, ठीक है ना। ये वक्ती तौर पे ये क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, न सिर्फ हम फेस करेंगे, पूरा रीजन पूरा इस पे हो रहा है। आपने पूरे रीजन की बात की। तवक्कुफ कीजिएगा फारूक डाडी साहब, हमें ज्वाइन किया है जी निसार चीमा साहब, मेंबर है नेशनल असेंबली के, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम नून के। निसार चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। सर ये महंगाई जो है जिसमें डॉलर 172 रुपए का हो गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आटा, चीनी, दाल, तमाम चीज़ें ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और जिन लोगों ने महंगी की है उनको नाम दिया है खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, माफियाज का। और उन माफियाज के खिलाफ अब तक हमें लगता है कि बेबस है वज़ीर आज़म। लेकिन फारूक डाडी साहब भी हैं, माहिर माशी अमूर है, वो ये कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, या अफगानिस्तान का मसला है इसलिए महंगाई हुई है। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये सब कुछ आर्जी है, 3 साल हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर सी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खुद मेयार सेट किए, जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया, उन्होंने कहा कि जब डॉलर की कीमत बढ़ है तो इसका मतलब ये होता है कि हुक्मरान चोर हैं। जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हुक्मरान जो हैं वो करप्ट हैं। तो अब ये है कि ये तो मामला चोरी से बहुत आगे बढ़ गया, ये तो डाके तक मामला आ गया। अच्छा, आपसे समझते हैं कि तमाम अशिया चूंकि महंगी हुई हैं इसलिए अब सिर्फ चोर नहीं कहा जाएगा? मुश्किल कर दिया है, अवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। आप देखें तो सही कि हमारे दौर में ये हर चीज की कीमत का आप अंदाजा कर लें कि चीनी 55 रुपए थी जी, बिल्कुल 52 रुपए बल्कि फी किलो तक 3 गुना होगी। कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, ये कि अंदाजा करें कि इनको कोई है कि कोई ज़मीर नाम की चीज ही नहीं है या जिसकी ये खर्च महसूस करें। अवाम के साथ कितना ये जुर्म करना चाहते हैं, अवाम की चीखें ये निकलवा चुके, जान भी निकालना चाहते हैं। कि मैं तो इनसे यही कहता हूँ कि जी कितने आहू तेरा ठंडा होगा। दुरुस्त फरमाया सर, दुरुस्त फरमाया। अच्छा, लेकिन इसकी चीमा साहब वजूहात क्या है? अगर हम मैं बात करूं, अगर महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है और महंगाई इन्फ्लेशन की वजह क्या है सर? ये वजह इनकी नाअहली और पाकिस्तानी है, ये इस काबिल ही नहीं थे। ये देखें, ये जो टीम आई है जो को खिलाड़ियों और हवाले कर दिया, ये जो है ना इनके पास को प्रोग्राम है, तजुर्बा रवियन है और इसकी इनकी बदइंतज़ामी ना तो साहब। अच्छा, आवाज में कुछ चीमा साहब आपकी सही नहीं आ रही, मौसम भी जाहिर ऐसा है। अच्छा, इस पर डाडी साहब आप जो सुन रहे हैं ये नाअहली है सर, ये तो मतलब पूरी दुनिया में आप डाल दें कि जी कोरोना की वजह से मुतासिर हो, तो इतनी महंगाई सर कहीं नहीं है। और कोरोना से पहले भी कोई दूध शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी यहाँ फारूक डाडी साहब? देखिए, ये तो सियासत से बात कर रहे हैं और ये अपनी सियासी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, सियासी स्टेटमेंट है, मतलब हकाइक से ये ताल्लुक नहीं है जो बातें कर रहे हैं वो? नहीं, क्या इन लोगों ने, इनका वजीर खजाना अपने गवर्नमेंट के होते हुए क्यों भाग गया यहाँ से? अपनी ही गवर्नमेंट में इनका वजीर खजाना क्यों भागा?
जो अरबों की करप्शन करके यहाँ से भागा है, क्यों भागा? तो ये इस तरह की बातें ना करें। सर तो सर मौजूदा हुकूमत चाहे तो ला सकती है उन्हें, कोशिश तो करे, क्यों ना? देखे, मौजूदा हुकूमत चाह भी रही है तो वो MI6 वाले जो है, UK वाले, उनके लिए तो जन्नत है। जो भी पैसा को, जितने भी गरीब ममालिक अपने वहां से पैसे चोरियां करके ले गए, पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के जितने भी गरीब ममालिक हैं, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, या इंडिया है, या श्रीलंका है, या फिलीपीन है, उनके जो जो लोग पैसे लेके वहां जाते हैं तो उनको वो वेलकम करते हैं। उनको तो ये तो एक जमाना था कि इनकी तो हिस्ट्री रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अब तक चले आओ तो नए नए जदीद तरीके अपनाते हैं, और इन्हीं जदीद नए तरीकों का ये एक तरीका है। आप कुछ भी कर ले, आप नवाज शरीफ को कभी वो डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर ले वो किसी को भी डिपोर्ट नहीं करेंगे। ये वो लोग अब यहाँ है ना, यहाँ अदालतें हैं, उनको फेस करें। बहरहाल मैं इकोनॉमी की बात करूंगा। इकोनॉमी पे आ जाए, इकोनॉमी पे आ जाए। इकोनॉमी की बात दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, सियासत से कुछ लेना देना नहीं। ये तो सर सियासत बिल्कुल सही है, माशियत पे बात कीजिए सर। माशी हवाले से बताइए कि महंगाई की वजह नाअहली है हुक्मरानों की या कोरोना है? आपने तो कोरोना पे डाल दिया सर सब कुछ। कोरोना के अलावा आपका करंट डेफिसिट अकाउंट जो है, इस वक्त आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है। आपकी जो एक्सपोर्ट 18 बिलियन से 25 बिलियन तक पर जा चुकी है, लेकिन आपका जो इंपोर्ट, अभी आप देखें कि 1 से 1.5 अरब डॉलर की मशीनरीज आपकी इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन हो रही है। तो जाहिर बात है कि, और इस वक्त आप ये देखें कि जो चीजें, जो कंटेनर पहले $1,800 में चाइना से यहाँ आ रहा था, आज 8,000 $10,000 में वो उसका और वो रेंट है। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $800-1200 का जो अमेरिका कंटेनर जाता था, वो इस वक्त $8,000 से $10,000 का जा रहा है। तो ये सारा एक इम्बैलेंस हो गया है। नहीं, ये सब कुछ तो हो रहा है डॉक्टर साहब, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। पहले भी मैंने आपसे किया, दोबारा मैं जहमत दूंगा इस सवाल को दोहरा दूं एक बार फिर कि ये सब कुछ सही है, लेकिन आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस ये महंगी क्यों हो गई? नीचे कब आएगी ये? देखिए, ये बिल्कुल महंगी हो गई है, और ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। इसमें गवर्नमेंट खुद भी परेशान है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई नाअहली है। सर देखिए, गवर्नमेंट ने ये कहा है, आपका तस्वीर अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने फरमाया कि आटा माफिया, चीनी माफिया, जैसे शुगर माफिया वो कहते हैं, इन तमाम माफियाज को मेरी लड़ाई है इनसे, लेकिन ये माफियाज के सामने में क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3 साल हो गए। यानी वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे पाकिस्तान के, सबसे आला ओहदा उनके पास है, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके ताबे हैं, उसके बावजूद वो शख्स अगर ये कहे कि जी माफियाज मेरे काबू नहीं आ रहे, तो क्या कहा जाए फिर? सर वो जिस पे हाथ डालते हैं हमारी अदालतें उनको छोड़ देती है। तो सर इतने सर मजबूत शवाहिद लाइए ना, अदालतें तो शवाहिद देखती हैं। आप सियासी केस बनाएंगे, जो सियासी केस होते हैं बड़े हल्के केसेस होते हैं, जमानतें हो जाती हैं। चले, उदैबिया केस में हर चीज ट्रांसपेरेंट, सब चीज क्लियर थी, सारी मनी लॉन्ड्रिंग हर चीज वहां मौजूद थी। उसके बावजूद कादी फाइज ईसा ने जो उसको टेक्निकल बुनियाद पे उड़ा दिया, और अभी भी नवाज शरीफ इस उम्मीद पे बैठे। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ फैसला दे, उसके खिलाफ आप हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ कह दे तो उसके चेयरमैन को हटाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। सर ये तो सियासी बात हो जाएगी ना। स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन सर बात तो हकायक के मुताबिक करनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जाम शबीर अली साहब भी MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनसे मैं पूछूंगा जी वो कितने परेशान हैं, उनके हल्का अहबाब में जाहिर जितने भी लोग हैं वो क्या इस बात को तस्लीम करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो फरमा रहे हैं कि महंगाई की जो लहर है ये आर्जी है, और चंद दिन में, जाहिर आर्जी का मतलब तो ये होता है ना चंद महीने या चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन 3 साल तो हो गए। बहुत शुक्रिया जाम शबीर अली साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने इन्वाइट किया। बिल्कुल जी, अपना ये जो इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो महंगाई का जिन बेकाबू चल रहा है, ये अपना बहुत ही संगीन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। मेरा खुद का हल्का जो है वो संगड़ का है और अपना एक दही इलाका है। लोगों की रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश की चीजें लेना उनके लिए बिल्कुल इतना मुश्किल हो गया है कि डेली वेजेस वाले को तो आप छोड़ें, सफेद पोश लोग जो आपके थे वो ही जो है अब उनका जो गुजारा वो मुश्किल हो गया है। 3 साल पहले एक नारा लगा था तब्दीली का, जो हम लोगों ने सुना, जिसके बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाए गए लोगों को। एक बताया गया कि इधर जी 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां आएंगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और लोग आके इधर जो पता नहीं क्या एक पूरा वो चेंज बताया था। हालत ये हो गई है, आपका डॉलर अगर 2018 को आप देखें 110 से 115 तक मैक्स आपका डॉलर था, आज आपका डॉलर 170 रुपए पे चला गया है।
आपके पेट्रोल की कीमत जो है उस वक्त 87 पे हमने छोड़ी थी, आज 123 रुपए पे आपका पेट्रोल जो है वो चल रहा है। अशिया खुर्दनोश की चीजें आप देखिए, चीनी 35 रुपए की थी जी, आज 110 रुपए पे चल रही है आपकी। आपके दालों की कीमतें आप देखें जो आज जो है 250 रुपए तक पहुंची है। ये चीजें जो लोगों को मैटर करती है, लोगों के मसले ये नहीं है। आप उनको जो बातें बता रहे हैं, आवाज आपकी थोड़ी सी जाम साहब, अब आ रही आपको? ठीक है जी, आवाज आ रही जी। अच्छा जाम साहब, इस पर आप क्या कहेंगे, वजूहात क्या हैं? क्योंकि देखें कुछ वजूहात तो फारूक डाडी साहब ने बताई, वो कहते हैं जी कोरोना पूरी दुनिया को मुतासिर किया, कोरोना ने ये वजह भी है। फिर पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, ज़रा मुबादला लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान से डॉलर बाहर जा रहा है, फिर डॉलर अफगानिस्तान भी गया है, वो रोकने में कामयाब नहीं है हुकूमत। वो कहते हैं महंगाई की असल वजह ये है, आप यही समझते हैं? नहीं जी, ये देखें, अब ये तो एक अजीब सी बात हुई। कोरोना आपका आया है अपना 2018 से इलेक्शन आपने जो है लड़ा है, कोरोना आपका आया है 2020 में। उन 2 सालों के आप हालात देखें, अगर 18 से 19, 1920 के आप हालात देखें, आपके डाउनवर्ड शिफ्ट उस वक्त से स्टार्ट है। लोगों ने आना तो दूर की बात है, लोगों का गुजारा उसी साल से मुश्किल हो गया था। अब अपने रेट्स अगर देखें तो आपकी कीमतों में इजाफा जो है, गवर्नमेंट जैसे आई है दिसंबर से आपके अपना जो है, क्योंकि वो इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि मसला ये जा रहा था, लोगों को ख्वाब ये दिखाए गए थे कि हम लोग ना तो अपना पैसे जो है वो लेंगे, लेकिन उल्टा हमने अपनी वो उनके कहने के मुताबिक कर दी। उन्होंने जो पॉलिसीज जो उन्होंने IMF ने बोली है वो हमने की है। हमारी कीमतें इसलिए आसमान पे है। ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जाम साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको शौकत तरीन साहब ने, खजाना के जो वजीर है, उन्होंने भी तस्लीम किया कि IMF की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। निसार चीमा साहब, ये बात बिल्कुल जाम साहब सही कर रहे हैं। और लेकिन फिर IMF के पास गए क्यों? आप तो ये कह रहे थे कि जी उस IMF के पास जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर ले शख्स। फारूक डाडी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जो हमारे मुल्क की एक मजबूरी थी IMF के पास जाने की, क्योंकि PMLN जो खजाना छोड़ के गई थी, वो आप सबको पता है वो 7-8 बिलियन डॉलर से ज्यादा खजाना में पैसे छोड़ के नहीं गए थे, ठीक है ना। और हम उस वक्त एक डिफॉल्ट के ऊपर थे, 9.2 बिलियन डॉलर हमें फौरी तौर पे वर्ल्ड बैंक और IMF को पे करने थे। और अमेरिका बहादुर ने सारी दुनिया को ये कह दिया था, जहां जहां से हमें पैसे मिलने थे, कि अगर तुमने पाकिस्तान को कुछ दिया तो बहुत बुरा होगा। बहरहाल खान साहब अपनी काबिशों से और अपने जाती उसके ऊपर 3 बिलियन UAE से और 3 बिलियन सऊदी अरब से डॉलर लेके आए, और बाकी चाइना ने आपको दिए, जो आपने 9.2 बिलियन डॉलर उनको अदा किया। अदरवाइज आप डिफॉल्ट हो जाते और आज यही डॉलर। अच्छा, मजबूरी में आपने समझ गया डाडी साहब, आप ये कह रहे हैं, चीमा साहब ये कह रहे हैं जी मजबूरी के तहत खान साहब को जाना पड़ा IMF के पास। अगर IMF की वजह से जाहिर है महंगाई में इजाफा हुआ है, उनकी जो शराइत तस्लीम करनी पड़ती है आपको। जी चीमा साहब, आवाज बार बार इंटरप्ट हो रही है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज, जी फरमाइए निसार चीमा साहब। जी, जी नेटवर्क का शायद कोई मसला है। जाम साहब आप रिप्लाई कीजिएगा इस पर। ये बात कर रहे हैं कि जी IMF के पास तो गए तो जरूर इमरान खान साहब, और ये कहा भी था उन्होंने कि इससे बेहतर है खुदकुशी कर ले, लेकिन मजबूरी में गए कि पिछली हुकूमत ने इस हद तक मकरूज कर दिया था कि जाहिर है वो कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्ज तो लेना था। सर बात सुने ना, कहने का मकसद ये है कि पहले तो इतने टॉल क्लेम्स आप करते क्यों हैं? आपकी वर्किंग ही कोई नहीं थी, इसका मकसद है। आपने कंटेनर पे खड़े होकर लोगों को जो वादे और जो दावे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। आपने कहा 90 दिन में हम सिस्टम सही कर देंगे, 90 दिन को आज 3.5 साल गुजर गए, कुछ भी सही नहीं हुआ। आपने 33 बिलियन डॉलर अभी तक जो है आप बोरो कर चुके हैं, कर्जा लिए जा रहे हैं। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्टैंड स्टिल पे। आप अच्छा खासा एक मुल्क था जो आपका, आप इंपोर्ट अपना एक्सपोर्ट करते थे, जितना आज हर चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं। वीट तक तो आप बाहर से मंगा रहे हैं, आपकी अपनी चीज है वीट, तो आपका लोकल क्रॉप है, उसको भी जो है आप बाहर से मंगा रहे हैं। तो ना आप अपने फार्मर्स के साथ सच्चे, आपकी कंट्री जो है एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, ना आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ कर सके, ना आप अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सके, सॉरी टू से, ना वो दावे सच्चे हुए जो लोग बाहर से आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी। उल्टा आप लोग ने लोगों से उनके जीने का हक ही छीन दिया। आप ना उनको रोटी कपड़ा और मकान तो आप तो छीन रहे हैं, लोग चीख रहे हैं इस वक्त के, अब छीन रहा है हमसे कप्तान रोटी कपड़ा और मकान, लोग तो ये चीख रहे हैं इस वक्त। आप उस चीज को सुन ही नहीं रहे, आपको परवाही नहीं हो रही बिल्कुल उस चीज की। अफसोस के साथ जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आपने उनका तो नहीं सोचा, बल्कि आप उनको और धकेले जा रहे हैं नीचे। आप तो उनसे कोई बदला ले रहे हैं। मैं तो अफसोस के साथ मुझे तो ये कहना पड़ रहा है।
अब डाडी साहब, अब मसला ये है कि डॉलर जाहिर 172 का तो हो गया, आप क्या समझते हैं कि कौन से वो इक़दामात गवर्नमेंट करेगी और डॉलर वापस हम देखेंगे कि 120-25 तक तो कम से कम आ जाएगा? भी आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह 3-4 दिन में। सऊदी अरब ने आपको डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल दे रहे हैं, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 12 तारीख को IMF के पास भी हमारे वजीर खजाना जा रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे भी कोई सेटलमेंट हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं जरा जाम साहब के एक बात का जवाब दे दूं कि जब मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए तो हमारा कुल कर्जा 34 बिलियन डॉलर था, ठीक है, और 10 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने 34,000 से 94,000 बिलियन डॉलर इन्होंने ये मुल्क का कर्जा बढ़ा दिया। इन्होंने किया क्या? सिर्फ कर्जा लेते रहे और हुकूमतें चलाते रहे, कोई नई इंडस्ट्री नहीं, बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्रियों का बेड़ा गर्क कर दिया। जो फिनिश गुड्स के ऊपर ड्यूटियां बढ़ा दी और सस्ती कर दी, और रॉ मटेरियल के ऊपर इन्होंने ड्यूटियां जो है एकदम बढ़ा दी, ताकि इससे ये हुआ कि लोकल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो गई, बेरोजगारी हो गई। इन्होंने कर्जे लिए और हुकूमत चलाई है, हुकूमत चलाते रहे। कम अज कम PTI की गवर्नमेंट को एक क्रेडिट तो जाता है, वो तकलीफ जरूर उठा रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म सोच रही है। आप ये कह रहे हैं जाम साहब, ये बात कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट से पहले 34 बिलियन डॉलर था, और जाहिर है आपकी गवर्नमेंट आई यानी पीपल्स पार्टी, उसके बाद नून लीग 94 बिलियन डॉलर हो गया, तो आप लोग तो सिर्फ कर्जा लेके गवर्नमेंट चलाते रहे। सर मेरी गुजारिश ये है कि अपना साइंस बिल्कुल अपना मेरे मोसेस है, मैं सिर्फ मुझे ये बता दें, चले ठीक है जी, कब तक हम सुनते रहेंगे? एक तो पिछली गवर्नमेंट्स का, चले आप कह भी रहे हैं, ठीक है हम मान लेते हैं, अच्छा जी 3 साल के अंदर आप लोग ने 78% ज्यादा बोरो किया कंपेयर टू लास्ट गवर्नमेंट्स। दोनों गवर्नमेंट्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, 3 साल का आपका 3.5 साल का अरसा जो है उसके अंदर 78% ज्यादा बोरोइंग हुई है। तो आप तो बोरो करके आप खुद चल रहे हैं, आप हम पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हमसे ज्यादा बोरोइंग आप कर चुके हैं, हमने तो आपको फिर भी, मैं फिर वो बात कहूंगा, 110 पे डॉलर छोड़ के दिया, आपने 3 साल में 50 रुपया वो डॉलर चढ़ा दिए, 50 रुपीज, एक स्ट्रेट 55 रुपीज का उसके अंदर आपने इंक्रीज ले आए। तो सबसे पहली बात, बोरोइंग कौन कर रहा है आपके सामने? कहने का मकसद ये, देखें अगर आपके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं तो आप उस चीज को माने। पॉलिसी होना जरूरी। चीमा साहब, आप ये समझ रहे हैं कि नाहली अपनी जगह, लेकिन पॉलिसी नहीं है। जो गवर्नमेंट में इस वक्त खासतौर पर जो वुज़रा है या मुशीरान की फौज अफरे मौज जो रखी हुई है, कोई भी मशवरा बेहतर देने वाला खान साहब के पास नहीं है। माजरत के साथ मैं एक चीज ऐड करता चलूं, आप इससे अंदाजा कर लें कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज कर लिए अभी तक इस छोटे से अरसे 4 आप चेंज कर चुके हैं। इससे अंदाजा करें आपका फाइनेंस मिनिस्टर ही जो है, जो आप लेके आते हैं वो उसको फिर आप खुद ही निकाल देते हैं। ज्यादातर तो पीपल्स पार्टी वाले पसंद आते हैं, उन्हीं को लाते हैं, पसंद ही वो आते हैं, फिर भी काम हम ही आएंगे इनको फिर। टीवा साहब, ये है, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मुल्क बदकिस्मती से खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया है, जिनके पास ना कोई प्रोग्राम है ना सर खिलाड़ी, सर खेलों का भी बुरा हाल कर दिया है, सर खिलाड़ी भी कामयाब नहीं है, क्रिकेट भी खत्म हो गई है, क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, हर गेम का बेड़ा, हर शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें तो सही अंदाजा करें कि मैशत का क्या हाल कर दिया है। ये खारजा पॉलिसी में इससे बड़ी नाकाम हुकूमत कोई नहीं आई जो ये गुट खिलाड़ी है, जिसकी वजह से तमाम अली सरवर साहब, मैं जाम साहब के लिए थोड़ा सा एक मैसेज दे दूं बड़े अदब के साथ। जी जाम साहब, जब मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए, K4 का मंसूबा जो उसकी लागत थी 25 अरब रुपए थी, 25 अरब रुपए, ठीक है, उसकी सारी फिजिबिलिटी हर चीज हुई थी। आपकी गवर्नमेंट ने फौरन टेक ओवर किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, और वो मरकज में भी थी और सूबे में भी थी, तो आपने वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया? 25 आज वो प्रोजेक्ट 125 बिलियन रुपीस का हो गया है। चले महंगाई पे तो आप जाम साहब से और निसार चीमा साहब से जाहिर है महंगाई जाते जाते जाम साहब इसका जवाब दे दीजिए। ये एक मसला उठाया है जो फारूक डाडी साहब ने, K4 क्यों कंप्लीट नहीं कर सके? मुशर्रफ साहब के दौर का मंसूबा और आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। सर बात सुने, ये पेशावर BRT कंप्लीट कर लें, बड़े मैं अर्ज करूंगा, उसी को जो है कंप्लीट कर लें। मंसूबा 105 अरब में कंप्लीट किया, मुश्किल वो भी
मैं उसको कंप्लीट नहीं मानता हूँ। वो भी अभी अभी का मंसूबा है ना, पहले उसको देख लें। अब ये बात करना तो आप जो अपनी कारकर्दगी वो दिखाएं, ये ब्लेम गेम को छोड़ें। अभी तक कंटेनर पे आप ना रुकें, कंटेनर से अब नीचे आ जाए। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट में आने के बाद भी आप इस तरीके से अपना वो करते हैं कि जिस तरह अभी तक आप अपोजिशन में हो, दूसरे गवर्नमेंट में हो। अफसोस के साथ मैं कहता हूँ। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब आपका, फारूक रानी साहब आपका, जाम शब्बीर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत अहम गुफ्तगू अमरीकी कांग्रेस के हवाले से हम करेंगे, जहां अमरीकी कांग्रेस में मौजूद भारतीय लॉबी जो है वो सरगर्म हो गई है और पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश करने वालों में 10 भारत नवाज सेनेटर भी शामिल हैं। और ये बिल क्या है जनाब, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी कांग्रेस में मौजूद भारतीय लॉबी सरगर्म हो गई है और पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश करने वालों में 10 भारतीय नवाज सेनेटर्स भी शामिल हैं। जबकि अमेरिका के चेयरमैन हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली, उन्होंने कहा है कि तालिबान दहशतगर्द तंजीम है और रहेगी, अफगानिस्तान इलाके सलामती के लिए बढ़ता हुआ खतरा बन सकता है, पाकिस्तान की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। बहुत ये अहम खबर है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस में जो बिल पेश किया गया है उसमें 10 तो भारतीय नवाज सेनेटर्स भी शामिल हैं जिसमें, और ये बिल पेश किया गया। इस बिल के बाद पाकिस्तान पाबंदियों की बात भी की जा रही है। होगा क्या इस सारी सिचुएशन में, मलबा पाकिस्तान पर डालने की भरपूर तैयारियां भी हैं। अफगानिस्तान में हजीमत का जो सामना करना पड़ा अमेरिका को, उसको तस्लीम भी कर लिया है। बहुत सारे अब अमेरिकन तस्लीम कर रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त अमेरिकी फौज के जो चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ कमेटी जनरल मार्क मेली हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान में 20 साल जंग हम हार गए हैं। अमेरिकी जनरल का ये जो हैरान कुन एतराफ़ है, इस पर भी हम बात करें। वहाँ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। कर्नल जाफर रिजवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कर्नल मुख्तार साहब, पहले आपसे यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सर जो सूरत हाल है उसमें तालिबान दहशतगर्द तंजीम है और रहेगी, और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि अफगानिस्तान इलाके सलामती के लिए बढ़ता हुआ खतरा बन सकता है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, बात यह है कि आपने देखा है कि जिस तरह से अमेरिका को हज़मियत उठानी पड़ी है और जिस तरह से पूरी दुनिया ने उसके ऊपर लानत मलामत की है, 20 साल वो यहाँ पे मारते रहे हैं और पाकिस्तान की खुशामदें करते रहे कि हमारे तालिबान को हमारे साथ मिलाएं, कोशिश करें, बातचीत करें। अल्टीमेटली दोहा में इनकी बातचीत शुरू हुई और आपने देखा होगा 29 मार्च 2020 को एग्रीमेंट साइन हुआ। बिल्कुल, इनका ये ख्याल था अमेरिका का कि हम जब डेडलाइन जो दी है 31 अगस्त, जब हम वहाँ से निकलेंगे और तालिबान जब वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तो जो 3 लाख फौज अफगानिस्तान की अशरफ गनी के हवाले से जो तैयार की हुई है, वो इन 40-50 हज़ार तालिबान को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होंगे। और इसके नतीजे में ये होगा कि अफगानिस्तान में एक सिविल वार जो है वो शुरू हो जाएगी। हुआ ये कि उनकी ये सारी मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर थी और इसमें उनको मतलब ये है कि वो परेशान है कि उनकी असेसमेंट जो है वो 0.001% भी सही नहीं निकली। बिल्कुल, तो ना तो वहाँ पे तालिबान को कोई प्रॉब्लम हुआ, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से इनको उन्होंने अशरफ गनी को और अब्दुल्ला को रखा हुआ था, पपेट गवर्नमेंट बनी हुई थी। और आपने देखा होगा कि कितने लाखों डॉलर उनके घरों से बरामद हो रहे हैं और अभी ये सिलसिला जारी है। तो उनका आवाम से राब्ता नहीं था, दे वर ओनली सिटिंग ऑन सर्टेन फ्यू सिटीज। आपको याद होगा कि तालिबान जो हैं अभी ये जब अमेरिकन जब वहाँ मौजूद भी थे तो 60% 65% जो अफगानिस्तान का एरिया था उसके ऊपर वो काबिज से पहले से ही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जब वो अमेरिका को ये मार पड़ी है वहाँ से, अब उनके पास तो एक ही है ना हरबा कि जी पाकिस्तान ने इनकी मदद की है, पाकिस्तान ने एज ए फैसिलिटेटर रोल अदा किया है कि वो भी अमेरिका के कहने के ऊपर। सर यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक तरफ तो पाकिस्तान
तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया है और फैसिलिटेटर भी आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे किरदार पाकिस्तान अदा किया। फिर एक तरफ अमेरिका अपनी नाकामी का एतराफ़ तो कर रहा है लेकिन मलबा पाकिस्तान भी डाल रहा है। नहीं तो देखें ना, उसको किसी को तो स्केपगोट बनाना है ना। लेकिन आपने देखा हो कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनकी तमाम जो एक्ट वगैरह आपने जिसका जिक्र किया है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। और 20 सेनेटर्स ने भी एक मुतफ़िक़ा रेजोल्यूशन पास किया है कि जो पाकिस्तान में हमने 2000 से लेकर 2021 तक इनका रोल देखा जाए। वो असल में बात यह है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। इमरान खान के इंटरव्यू में जब अमेरिका ने बेसिस वगैरह मांगी तो आपको पता होगा उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल। तो एक तो ये जो उन्होंने एक अंग्रेजी का जुमला बोल दिया उससे ना वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई। और उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से माजी में अमेरिका पाकिस्तान को डिक्टेशन देता रहा है उसी तरह से डिक्टेशन देगा। देखिए, पहले के तालिबान में और अभी के तालिबान में जो फ़र्क है वो हमें सबको समझ आना चाहिए। सर वो ठीक है, सर तवक्कुफ कीजिएगा। आपने जो बात की कि पहले की तरह ही शायद होगा लेकिन इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। लेकिन सर एक बड़ी हकीकत ये भी तो है ना, FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक से लेकर दीगर अहम आलमी जो भी इदारे हैं वो अमेरिका की मुट्ठी में है। तो एब्सोल्युटली नॉट की फिर कीमत भी सर होती है। नहीं वो ठीक है, हम कीमत अदा कर रहे हैं ना। देखें, बात यह है कि हम कीमत तो अदा कर रहे हैं इन दी शेप ऑफ के हम IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं। अभी फिर कल पेट्रोल जो है मेरा ख्याल है फिर महंगा होगा, गियर लिस्ट में आज तक मौजूद है। बिल्कुल 5 रुपये और महंगा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से डीजल भी 3 रुपये का सुनने में आया है। तो ये तो आपको डिक्टेशन लेनी पड़ेगी। आप देखें ना, बात यह है कि इस मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा गया, काश वो जो 200 बिलियन क्या ज्यादा ही है बार हमारे लूटे हुए पैसे, बिल्कुल अगर उसमें से अगर ये एक प्यार मोहब्बत से वैसे ही 40% 50% भी दे देते तो हमारा सारा लोन भी पे ऑफ हो जाता और मुल्क एक खुशहाली की तरफ बढ़ जाता। तो अब बात यह है कि जब आपका इतना आप कर्जे के बोझ के अंदर दबे हुए हैं, इसी तरीके से भी आप देख लेना, आप अब सर तो अपना उठा नहीं सकते, आपको लामहला सर ये इस जुमले में मैं 1 मिनट तवक्कुफ कीजिए। आपने कहा सर उठा नहीं सकते, जाहिर बोझ तले दबे हुए हैं कर्जों के। कर्नल जाफर रिजवी साहब, सर आपके खुशामदीद कहूँगा। सर क्या कहेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन ने बिल पेश किया है और उस बिल के मुताबिक तो सर अगर वो बिल पास होता है, अभी गो के पास नहीं हुआ, जाहिर सी बात है बिल में तालिबान उनकी मदद करने वाली हुकूमतों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। तो सर ये पाकिस्तान को जाहिर तालिबान की मदद कर रहा है और फिर पाबंदियां अगर लगती हैं तो बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी पाकिस्तान के हवाले से। बीस साल इन्होंने क्या किया है वहां पर, इन्होंने अपनी मर्जी चलाई है ना वहां पर। तो अगर वही चीज ये पाकिस्तान ने अगर अपनी मर्जी चलाई है, अगर चलाई है, जो भी आप उसको वो जाहिर इंडिया तो करेगा ना सर। अफगानिस्तान में उनकी प्रॉक्सी का नेटवर्क तबाह हो गया, अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब गई। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी 20 साल चलाई है, ठीक है ना। वो 20 साल उनकी मर्जी चलाने के बाद वो फेल हो गए, मुकम्मल तौर पे जीरो हो गए। और जब वो अपनी मर्जी चलाते हैं तो फिर उन पे भी पाबंदी लगनी चाहिए कि वो उन्होंने अपनी मर्जी से चलाया, नहीं चल सके। सुपर पावर है सर, कौन कह सकता है। देखिए यही तो बात है ना, वो सुपर पावर है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं तो वो उसको वो जायज समझ रहे हैं। उन्होंने लाखों सिविलियंस मार दिए, तालिबान का 80,000 जानों की कुर्बानी हमने दी है, उसके बावजूद भी मलबा हम पे डाला जा रहा है सर। हमारे तो जो शहीद हुए वो तो हुएगा, वो तो जंग में शहीद हुए, दहशतगर्दी में शहीद हुए। वो जो उन्होंने वहां कारपेट बॉम्बिंग, फ्रेंडली फायरिंग और पता नहीं क्या क्या ऐसे फजूल जुमले इस्तेमाल करते रहे और दबा के उन्होंने तबाही फेरी। और सिविलियन मैं बात कर रहा हूँ, तालिबान की नहीं बात कर रहा, आम अफगानी की बात कर रहा हूँ। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मारे सर। तालिबान अब सर 1 मिनट, तालिबान जो है अब इसको तस्लीम करना ना करना तो जाहिर एक बड़ी बहस हो जाएगी। पाकिस्तान भी जाहिर इतने आसानी से तस्लीम नहीं कर सकता जिस वक्त सिचुएशन है। और जो तवक्कुआत थी तालिबान से वो भी तो दुनिया की पूरी नहीं हो रही सर। वो समझ रहे थे
वहां पर जाहिर सी बात है वो समझ रहे थे कि जो काबीना बनेगी उसमें खवातीन भी शामिल होंगी, वहाँ कॉलेजेस भी खुलेंगे और तो उसमें लड़कियां भी पढ़ने जाएंगी, ये सब कुछ नहीं हुआ। देखिए फिर वही बात आती है ना कि वो जाने के बाद भी चाहते थे हमारी मर्जी हो। अब देखिए जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, चीजें चेंज हो गई, तालिबान का आ गए, तो वो अब लेकिन कर्नल साहब अगर उनकी मर्जी नहीं चलती, अगर आप कह रहे हैं वो हारने के बाद 20 साल यहाँ सब कुछ करने के बाद हार गए, हजीमत का सामना करना पड़ा, चले गए, अब भी चाह रहे हैं उनकी मर्जी। सर एक तो मैंने कहा जैसे आपको कि सुपर पावर है, इस खित्ते में असर रसूख है अमेरिका का आज भी, और पाकिस्तान ने भी अब तक तो जाहिर है ऐलान तो ये नहीं कहा कि हमने ब्लॉक चेंज कर लिया, और ब्लॉक इतनी जल्दी चेंज होते भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में सर मैं हुसैन थेबो साहब को शामिल कर लूं, मारूफ एंकर पर्सन है, तजकार हैं। अच्छा सर, इसमें आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो बिल पेश किया जा रहा है उसमें जाहिर है ये भारत नवाज लॉबी तो हर जगह काम कर रही है, अमेरिका में बिलखुसूस मौजूद है, 10 सेनेटर्स तकरीबन जिनके नाम मेरे पास मौजूद हैं, आपके इल्म में होगा कि वो भी शामिल हैं। तो इस बिल के बाद जाहिर है अभी ये रिपब्लिकन का बिल है, अभी इस पर बहस भी होगी, पेश तो हो गया ये, अभी मंजूर तो नहीं हुआ, तो फिर सर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। कर्नल मुख्तार भट्ट साहब। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा। उनका जो प्लान बन रहा है इसका अमेरिका का, वो आई हैव ए गट फीलिंग दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स सैंक्शंस, कि वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की सोचेंगे। लेकिन इसके लिए उनको फिर ज़रा काफ़ी सोचना पड़ेगा। जैसे दूसरे ब्लॉक की बात की है, रशिया, चाइना, तो उनको भी थोड़ा उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अभी वो चूंकि एक जख्मी शेर है, तो जख्मी शेर है वो नहीं। तो सर आप नहीं समझते कर्नल साहब कि पाकिस्तान को इस वक्त कैंप पॉलिटिक्स में फंसने के बजाय सबको साथ चलने की बात करनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान जो है ना, देखें बात यह है, तो हमें अब अफगानिस्तान से सबक सीखना चाहिए। दे आर नाउ ए सॉवरेन स्टेट, ठीक है, और उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हमारा इस्लामिक एमिरेट्स अफगानिस्तान होगा, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होगा, और यहाँ पर कानून जो है वो शरिया होगा। बात बड़ी सीधी। उन्होंने अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले 4 आदमी फांसी भी चटाए हैं, और सजाएं जिस तरह उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक सजाएं देंगे, लेकिन दुनिया पसंद नहीं करती सारी चीजों को। देखें दुनिया जो, मेरी बात सुने, इस दुनिया की बात जो कर रहे हैं हम, तालिबान के पीछे पड़े हुए हैं कि जी वो ये बात नहीं करते। मुझे ये बताएं, जब ईरान में इनकलाब आया था, इमाम ख़ुमैनी लेकर आए थे, तो क्या उनको भी यही कहा गया था वो लेते शाह रज़ा पहलवी के जो कुछ मिनिस्टर हैं जिसको कि इंक्लूसिव पे शोर मचाया हुआ है, उसको लेते? तैयब अर्दगान को ले लें, टर्की को, जब वहाँ पे इनकलाब आया है तो जो गोलन पार्टी है क्या उसको गले लगाते? वो भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। उनका अपना एक सिस्टम है। हमें सिर्फ ये है कि हमें उनको सपोर्ट करना है, हमारे वो नेबर हैं, हमें उनको एड देनी है, और हमने उनको मतलब ये है कि अपनी तरफ से एक लॉबी करें जो जाके उनको वो रिकॉग्नाइज करें। आपको याद तालिबान भी तो सर, तालिबान में भी बिल्कुल सर, तालिबान आलमी वादे जो किए हैं तालिबान ने वो वफा नहीं हो रहे सर। तालिबान ने जो आलमी वादे किए हैं वो भी तो वफा नहीं हो रहे, वो तो जाहिर दुनिया की नजर है। आपने नहीं देखें, वो नहीं, वो वादे पूरे कर रहे हैं। वो उनको सबको पता था ये कि ये शरिया नाफिज होगा, ये उन्होंने खुद कहा है वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जहाँ तक औरतों का सवाल है वो ठीक है, अभी कंसोलिडेशन तो उनको करने दें, अभी तो उनको जुमा 8 दिन हुए हैं, तो 3 हफ्ते हो गए सर उनके। हाँ, वो ठीक है, वो मतलब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो अभी भी देखें, टेम्परेरीली उन्होंने जाहिर शाह का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अपनाया है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। उनको बैठने तो दे, उनको काम तो करने दे ना। आप देखें जब वो आए हैं वहां पर, तो जो पुरानी गवर्नमेंट थी, देखें फौज ने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने सरेंडर कर दिया। कर्नल साहब आप भी और जाफर रिजवी साहब आप भी, अब दोनों सर मेरे एक सवाल, क्योंकि वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में तफसीली बात भी होगी, लेकिन ये इस पर आप क्या दोनों क्या कहेंगे सर कि दुनिया इस बात पे बड़ा तंज करती है पाकिस्तान पर, और मलबा जब डाल रहा है अमेरिका पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हवाले से, वो कहते हैं जी तर्जुमान भी तो आप ही बने हुए तालिबान के, तो ये जो लेवल है हमारे ऊपर के तालिबान के तर्जुमान का, इससे हमें सर क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आप नहीं, ये हमें नुकसान हो रहा है। मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो जनाब, ये जो हम उनका जो केस प्लीड कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आपने करना है तो आप क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए करें।
तो वो तो फिर आपने बिल्कुल सही तालिबान को बात यानी की कि है। खुद करना चाहिए ना सर, पाकिस्तान जाहिर है बिल्कुल तमाम चीजों में खुद आगे आएगा। करना खान साहब चाहिए। ने नहीं, बात यह है ना, पहले अगर हम जो कर रहे थे तो वो एक डिफरेंट स्टोरी थी। अभी वो एक सॉवरेन स्टेट है भाई, वो सॉवरेन स्टेट है। हमारे बारे में कोई फर्ज करे तालिबान ये कहें जी पाकिस्तान में इस तरह से करो तो इस तरह से करो, क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है सर ये, बिल्कुल करना साहब बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इस पर नाराजगी का कुछ रहनुमाओं ने इजहार भी किया है तालिबान के। इसमें जाफर यूसुफ साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए, अगर वो, मेरा ख्याल है कि वो कुछ उन्होंने मदद मांगी भी है पाकिस्तान से, सिर्फ ये नहीं कि हमने इंटरफेयर किया, दे और आस्क्ड आल्सो कि जी हमारी कुछ इसमें गाइडलाइंस को हमें दे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए कि सिर्फ वो अकेले इस चीज का डिसीजन लेने में अभी इमेच्योर है, इस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की थी कि जी हमें कुछ थोड़ी, मतलब रिक्वेस्ट इन द सेंस कि उन्होंने कहा जी आप आए, हमें बताएं कैसे करना है, कैसे करना है। पाकिस्तान ने मशवरा दिया था। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि पाकिस्तान को, कदर मुख्तार वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस या तो दुनिया तो मुदाखलत कहेगी ना, कहना दुनिया तो फिर मुदाखलत कहेगी कि जनाब हाँ, आप तो बिल्कुल तालिबान, जिसका मूड आएगा वो वैसी बात करेगा। हमें तालिबान की इन द सेंस हेल्प, सर हमें तो दुनिया के साथ चलना है ना सर, तालिबान की माशी हालत तो आपके सामने है। बिल्कुल 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 मैं एग्रीड हूँ, लेकिन इसमें एक बात है कि अगर दे आस्क फॉर हेल्प तो हमें करनी भी चाहिए। अगर वो मशवरा मांगते देना भी चाहिए। अगर वो किसी सूरत में कोई ऐसी हेल्प मांगते हैं जिसमें उन्हें कुछ मैन पावर, लेकिन सर हमें ये भी कहना चाहिए कि टीटीपी को भी लगाम दें। रोजाना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, बगराम जेल से जो रिहा भी तालिबान ने किया था। सर ये बातें भी करनी चाहिए, नुकसान हो रहा है हमें बहुत सारे इससे। हाँ, जब वो होगी बात तो फिर दोनों तरफ होगी। यानी अगर वो मांगेंगे तो फिर हम भी कुछ उनसे डिमांड करेंगे। अभी आप देखिए ये जो रिसेंट अटैक हुआ है, कोई ईरान से थोड़े से एक दो अटैक अभी ये जो पिछले दिनों हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ईरान को बताइए, हमारी गवर्नमेंट ने ईरान को, अब ईरान की अगर तरफ से कुछ होगा, चाबहार की तरफ से कुछ होगा, तो फिर मतलब हमारा हक बनता है कि हम उन्हें कुछ ना कुछ जवाब दें। लेकिन जाहिर है इस तरह से जवाब नहीं देंगे कि उनके अंदर घुस के मारेंगे। मेरा पॉइंट ये कहने का कि तालिबान से, अफगानिस्तान से इस वक्त हमें अगर वो हेल्प मांगते हैं तो हमें देनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये कि आपका पॉइंट ये कि उनकी हेल्प करने में कोई हद नहीं है। दुनिया के नाराज होती है तो होती रहे सर, फिर पाकिस्तान पे इल्जामात तो आएंगे, फिर मलबा तो डाला जाएगा कि जी आप ही लोग हैं। नहीं, मेरा मकसद है हम लीड ना करें कि जाके हम वहाँ डिक्टेट ना करें उन्हें, डिक्टेट ना करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कर्नल जाफर यूसुफ साहब आपका, कर्नल मुख्तार भट्ट साहब आपका रिफाई तजयकार। हम बात कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में जो मौजूद भारतीय लॉबी सरगर्म हुई है और रिपब्लिकन ने एक बिल पेश किया है जिसमें पाबंदी लगाने का मुतालबा शामिल है उन ममालिक पर जो तालिबान की मदद कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के बाद।